एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द कीवर्ड्स विद डेफिनेशंस और इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझाया है विद एक्टिविटीज ऑल्सो, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start with our keywords. First keyword is aerobic respiration. So aerobic respiration means जिसमें air शामिल है. When the breakdown of food, that is glucose, takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. इस aerobic respiration के end products जो होते हैं, those are energy, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा अवेलेबल होंगे, सिर्फ वाटर ही चेंज होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. दैट इज आवर नेक्स्ट कीवर्ड, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एन मतलब एब्सेंस, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एल्कोहल. इट हैपन्स इन ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. एनएरोबिक रेस्पिरेशन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के मसल्स में भी होता है. उस टाइम एल्कोहल के जगह पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. आवर थर्ड कीवर्ड इज ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट. एक ब्रीथ को 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन माना जाता है. दैट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट. उसके बाद का कीवर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. Because it happens inside the cells, it is called cellular respiration. उसके बाद diaphragm क्या होता है? Diaphragm is a large muscular sheet forming the floor of our chest cavity. It takes part in the breathing process. So let us study what is exhalation. The process of giving out of air which is rich in carbon dioxide is known as exhalation. उसके बाद gills क्या होता है? The organ which is responsible for breathing in aquatic animals. पानी में रहने वाले जो animals हैं उनके लिए breathing करने का काम करता है gills. Our next keyword, lungs. Lungs are the main breathing part of our body which is enclosed in the chest cavity. Next keyword, inhalation. Inhalation is the process of taking in air which is rich in oxygen into the body. After that, what are spiracles? Cockroaches and other insects have small openings on the internal sides of their bodies. इन्हीं स्पाइरकल्स के अंदर से वो एयर को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं एंड दे यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम इट. दीज आर कॉल्ड स्पाइरकल्स. दीज हेल्प इन ब्रीदिंग. नेक्स्ट कीवर्ड, ट्रैकिएई. अगर ये लास्ट का ई नहीं है, TRACHEA, दैट बिकम्स द विंड पाइप ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रैकिए बन जाता है और ये ट्रैकिए इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है. दिस इज अ प्लूरल वर्ड. सो इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इनसाइड देयर बॉडी विच आर कॉल्ड ट्रैकिए. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो इंसेक्ट्स की बॉडी में स्पाइरकल्स होते हैं जिसके सहारे इंसेक्ट एयर को अपने बॉडी के अंदर लेता है, इसी स्पाइरकल्स के अंदर अंदर से नेटवर्क ऑफ थिन पाइपलाइंस रहते हैं जिन्हें ट्रैकिएई कहा जाता है. लास्ट इज व्हाट आर रिब्स. रिब्स आर द थिन फ्लैट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स that surrounds the chest cavity and give protection to the soft chest organs. उसके बाद पढ़ते हैं हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing a race? एक एथलीट एक रेस खत्म होने के बाद हमेशा बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, ऐसा क्यों? एन एथलीट रिक्वायर्स मोर एनर्जी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस. जब वो दौड़ रहा होता है, रेस कर रहा है मतलब ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से. सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी स्पीडेड अप, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी मिल सके. और ग्लूकोज के इसी ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. दिस रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन टू बी सप्लाइड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ज़्यादा ब्रीदिंग करने से. दैट इज़ वाई एन एथलीट नॉट ओनली ब्रीथ्स फास्ट बट ऑल्सो टेक्स डीप ब्रेथ्स. डीप ब्रेथ्स मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, जिससे कि बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. वी हैव टू लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस
between aerobic and anaerobic respiration. So first of all, let us see the similarities. दोनों ही process से, in both the processes, energy is produced. This is similarity number 1. After that, similarity number 2 is both the type of respiration takes place in the cells of the living organisms. अब हम differences को पढ़ते हैं. The first difference is aerobic respiration takes place in the presence of oxygen और anaerobic respiration जो है वो absence of oxygen में होता है. Second difference is aerobic respiration में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन, आधा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का. तीसरा डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी के साथ साथ वाटर है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के साथ साथ अल्कोहल है. इसके अलावा ह्यूमन मसल सेल्स में अल्कोहल की जगह पे लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में. डिफरेंस नंबर 4, क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इसीलिए ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है. मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, whereas in anaerobic respiration much less energy is produced. If we talk about examples, aerobic respiration सभी organisms के living cells में होता है, जबकि anaerobic respiration yeast, lactobacillus bacteria and human muscle cells में होता है. Let us read our question number 3. Why do we often sneeze? हम छींक क्यों मारते हैं? When we inhale a lot of dust, जब हम धूल भरी हुई हवा को सांस ले ले तो. So we will write our answer in point wise. सबसे पहला पॉइंट यही कि हमारे नेजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर मौजूद है. And when we inhale dust particles, pollen etc., धूल से भरी हुई हवा को जब हम सांस लेते हैं, then the dust particles get trapped इन द हेयर. इन बालों में ये डस्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं और हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचते. लेकिन कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तब वो हेयर को पार करते हुए नेसल पैसेज में अंदर आ जाते हैं एंड इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी. जब नेसल कैविटी को वो इरिटेट करेंगे, हमारी नाक के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन होगा जिससे कि हमें छींक आने लगेगी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज. स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर and a dust-free clean air enters our body into the lungs. Now let us read our question number 4, जिसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे. Take 3 test tubes and let us mark them A, B, C. After that fill 3/4 of each with water. 3/4 हिस्से में तीनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर लेना है. Keep a snail in test tube number A, a water plant in test tube B, and after that in test tube number C, keep the snail and plant both. Now our question is, which test tubes out of these 3 would have the highest concentration of carbon dioxide gas? इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? Now just think, स्नेल एक इंसेक्ट है, ये सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा और बाहर क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा. लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए आसपास कोई चीज़ है क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर? कुछ नहीं है. टेस्ट ट्यूब नंबर बी में सिर्फ वाटर प्लांट है जिसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस दिन के समय. तो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा हवा में जितना भी उसे मिल सके, लेकिन बदले में रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ेगा उसकी मात्रा बहुत ही कम होगी. जबकि टेस्ट ट्यूब नंबर सी में स्नेल ब्रीदिंग करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेगा अपने फोटोसिंथेसिस के लिए. सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब नंबर ए में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको यूज़ करने वाला कोई नहीं है. दैट मीन्स सिर्फ टेस्ट ट्यूब नंबर ए में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है. सो लेट अस राइट, इन टेस्ट ट्यूब नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन ऑफ स्नेल बट इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड एट ऑल. इन टेस्ट ट्यूब नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट but much higher amount of carbon dioxide is consumed during the photosynthesis by the plant. जबकि in test tube number C carbon dioxide is produced by the respiration of snail and plant both, but जितना भी carbon dioxide produce हुआ उसे plant ने अपने photosynthesis के लिए use up कर लिया. तो इससे हमें क्या पता चला? It is clear from the above observation that the higher concentration of carbon dioxide will be in test tube number A only. Now let us see our question number 5. We have to tick the correct answer. Number A. In cockroaches,
एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू विच स्ट्रक्चर? कॉकरोच और सभी इंसेक्ट्स में हवा जो है उनके बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे आता है और इन छेद का नाम स्पाइरैकल्स है। नंबर बी इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉट? जब हैवी एक्सरसाइज हो रहा होता है तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी हमारे मसल्स में यूज अप हो जाता है, क्योंकि लेग्स के मसल को एनर्जी चाहिए। तो पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होगा? एनएरोबिक वाला रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड इन ह्यूमन मसल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Number 3, normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is 15 to 18 times per minute. Number 4 is during exhalation, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, हमारे अंदर से हवा बाहर जा रही है, तब रिब्स का मूवमेंट कैसा होता है? तो एयर जब बाहर जाएगी तो रिब्स ऑब्वियसली छोटे होने की कोशिश करेंगे, तभी अंदर की हवा पुश आउट होके बाहर निकल सकती है। दैट मीन्स रिब्स को एक तो अंदर की तरफ आना है और नीचे की तरफ भी झुकना है। सो आवर आंसर इज द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स। Now let us see our next question. Match the following items in column 1 with those in column 2. So number A is yeast. Yeast anaerobic respiration करता है, जिसका एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी होता है एनर्जी के साथ साथ। डायफ्राम इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। स्किन से सांस कौन लेता है? इट इज द अर्थवर्म। लीव्स थ्रू देयर स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। फिश कैसे सांस लेती है? गिल्स के जरिए। और फ्रॉग कैसे सांस लेता है? लंग्स एंड स्किन दोनों से। लेट अस डू ट्रू और फॉल्स इन क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। नहीं, दिस इज फॉल्स। हैवी एक्सरसाइज के टाइम ब्रीदिंग रेट तो और फास्ट हो जाता है। नंबर 2, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे। हाँ, ये सही है। एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। नो, दिस इज फॉल्स। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमेशा चाहिए, दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑकर्स एट द नाइट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द डे टाइम। नंबर 3, फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज थ्रू देयर लंग्स। Yes, this is true. Number 4, the fishes have lungs for their respiration. No, this is false. Fish के पास gills होता है breathing और respiration करने के लिए. Number 5, the size of the chest cavity increases during inhalation. Yes, this is true. जब हम inhale कर रहे हैं तो हवा हमारे अंदर आ रही है और हवा अंदर आ रही है तो chest cavity size में बड़ा हो जाएगा. Now question number 8 में हमारे पास एक maze given है और यहाँ पे respiration से related कुछ words दिए हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है. And down here we have some clues. So number 1 is the air tubes of insects, that is the tracheae. Tracheae is given here, T-R-A-C-H-E-A. Number 2 is skeleton structure surrounding the chest cavity. These are the ribs. Ribs are given here. Number 3 is muscle floor of chest cavity, diaphragm, जो कि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है ऐसे DIAPHRAGM, diaphragm, नीचे से ऊपर. Number 4 is tiny pores on the surface of leaves are stomata. Yes, stomata भी यहाँ से ऐसा उल्टा दिया है, STOMATA, stomata. Number 5 है small openings on the side of the body of an insect, spiracles. Second last line, SPIRACLES, spiracles. Number 6, the respiratory organ of human beings. It is the LUNGS, lungs. Topmost line में LUNGS, lungs. Number 7th, the opening through which we inhale. We inhale through the nostrils. So here is the NOSTRILS, nostrils. Next is an anaerobic organism. हम स्टार्टिंग से ही YEAST, yeast पढ़ते आ रहे हैं. एकदम राइट मोस्ट में YEAST, ईस्ट. लास्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, जिनके बॉडी में स्पाइरैकल्स होंगे, मतलब कोई भी इंसेक्ट. सो आई कुड गेट ओनली दिस स्मॉल इंसेक्ट, ANT, एंट. नाउ लेट अस सी योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. द माउंटेनियर्स, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम. वाई? अब इसके 4 रीजन हमारे पास लिखे हुए हैं. लेट अस रीड. एट एन ऑल्टीट्यूड, जब ऊंचाई बढ़ती है, more than 5 kilometers there is no air. No, this is not true. Air 5 किलोमीटर के ऊपर भी रहता है. Number B is the amount of air available to a person is less than that what is available on the ground. This is true. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एयर का डेंसिटी कम होता जाता है, यानी कि हवा पतला होता जाता है.
इसीलिए अगर आप हिल स्टेशन में कभी गए हो, वहाँ पे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, अमाउंट ऑफ एयर वहाँ पे कम होता है रिलेटिवली ग्राउंड की तुलना में। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन ग्राउंड, नो। एंड लास्ट इज द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑफ द ग्राउंड, प्रेशर का भी इससे कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने से। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, नंबर बी ओनली। माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए कैरी करते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो ग्राउंड से ऊपर उठते जाते हैं एयर की अवेलेबिलिटी लेस होती जाती है, कम होती जाती है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फुल चैप्टर वेरी वेल। इसी तरीके से बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।